मुख्तार अंसारी के शव को कब्र से बाहर निकाला जाएगा और इसके बाद फिर से रीपोस्टमार्टम कराया जाएगा। कब्र में शव को दफनाने की वजह से संभव होता है कि बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं मसलन नाखून, बाल और हड्डियां काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत का सच क्या है, इसे लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है, लेकिन उसके परिवार के लोग इस थ्योरी को मान नहीं रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने दावा किया है और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उसकी फिर से जांच कराई जाएगी। उनका ये कहना है कि अभी मुख्तार अंसारी की कहानी खत्म नहीं हुई है, फिल्म अभी बाकी है। तो सवाल इस बात का है कि क्या मुख्तार अंसारी एक बार फिर से कब्र से बाहर आएगा, क्या वो अपनी मौत की गवाही खुद देगा? जानकार बता रहे हैं कि परिवार अगर मुख्तार अंसारी की मौत की जांच से संतुष्ट नहीं है तो वो कानून का सहारा लेकर फिर से मौत की जांच करा सकता है। अगर अदालत आदेश देता है तो मुख्तार अंसारी के शव को कब्र से बाहर निकाला जाएगा और इसके बाद फिर से रीपोस्टमार्टम कराया जाएगा। कब्र में शव को दफनाने की वजह से संभव होता है कि बहुत सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं मसलन नाखून, बाल और हड्डियां काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं और इन अंगों से का सैंपल लेकर अगर जांच कराई जाए तो हकीकत सामने आ सकती है। इसके अलावा बीएचयू के फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया होगा तो पोस्टमार्टम में ये बात सामने आ सकती है। दावा ये भी किया जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम में जो मौत का कारण होता है कुछ दूसरा होता है, लेकिन बाद में साल भर या 6 महीने या 2 साल के बाद जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो मौत का कारण कभी कभी बदल भी जाता है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीएचयू के फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एचओडी मनोज कुमार पाठक जी। सर, पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उनके भाई की ओर से ये बयान दिया गया है, उसमें ये कहा है कि आने वाले सालों में उनके शरीर में जहर है या नहीं जहर है इसका पता लग जाएगा और इसे लेकर हम आगे का कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। सवाल इस बात का है कि जो बॉडी कब्र में जा चुकी है उसको अगर कब्र से बाहर भी निकाला जाता है तो कैसे ये मालूम चलेगा कि उसमें जहर है या नहीं है या क्या है? इसकी क्या मैकेनिज्म होती है? इसकी पहले तो कब्र से निकालने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना होता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल नहीं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही आप इंडिया में किसी भी बॉडी को जो कि बरीड है कब्र से निकाल के एग्जामिन कर सकते हैं और वो प्रक्रिया अर्ली मॉर्निंग होती है और इसमें कोई टाइम लिमिट हमारी कंट्री में नहीं है कि इतने सालों के अंदर या इतने दिनों के अंदर आप बॉडी निकाल के उसको री एग्जामिन कर सकते हैं। तो वो इनडेफिनेट पीरियड तक उसमें अलाउड होता है करना। मतलब साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल कभी भी उनकी जो बॉडी है वो कब्र से बाहर निकल सकती है और उसको री एग्जामिन किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है। अगर री एग्जामिन किया जाता है तो उसमें क्या कुछ निकल के आ सकता है? क्योंकि जो बॉडी है तो वो तो डीकम्पोज हो जाएगी, तो फिर डीकम्पोज होने के बाद भी कुछ पॉइजन ऐसे हैं जो बॉडी में डिटेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि बोन, हेयर, नेल्स। नेल भी एक टफ टिश्यू है तो उसका भी डिकम्पोजिशन स्लो होता है। वो भले ही शरीर से, चमड़े से निकल जाए, लेकिन वो उसको गलने में और उसको डिकम्पोज होने में समय लगता है। और उसके अलावा हेयर हुआ, तो ये सारे जो केराटिनाइज टिश्यू हैं और बोन हैं, इनसे लंबे समय तक अगर सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है या कोई तरह की इंजरी है या किसी तरह का आपको और भी डाउट है कि इसकी मौत किसी और अप्राकृतिक तरीके से हुई होगी, तो हम लोग उसके एग्जामिनेशन से ये चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं और इसमें हमको सहयोग मिलेगा। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि जो मुख्तार की बॉडी को कुछ इस तरीके से दफन किया गया है कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, प्रिजर्व रहे। वो मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से किसी बॉडी को अगर वो कब्र में जा रहा है तो उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? वो क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं? 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ
केमिकल्स हैं और जो पॉइजन के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइजन और कोई भी ड्रग या केमिकल पॉइजन तब होता है जब उसको फेटल डोज उसकी है या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा दी जाए, वरना वो एक दवा की तरह काम करेगी। ज़्यादा डोज होगा तो वो हमारे लिए पॉइजन बन जाता है शरीर में। पॉइजन का यही डेफिनेशन है। वो कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। तो आपको लगता है कि अगर मान लीजिए 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, जब भी अगर उसकी बॉडी को फिर से कब्र से बाहर निकाला जा सकता है, और जो चीज़ें अंसारी परिवार कह रहा है कि उसके दिमाग में है कि नहीं, ये जो डेथ है वो अननेचुरल है, हार्ट अटैक से नहीं है, बल्कि इनको पॉइजन दिया गया, तो क्या वो चीज़ें मालूम हो सकती हैं? अवश्य। वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा ये मालूम हो सकता है कि नहीं, ये जो डेथ हुई है, जो मौत हुई है, वो नेचुरल मौत नहीं है? जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि ये 3 टिश्यू, हेयर, नेल्स, स्किन, इनको निकाल करके और इनके साथ साथ जहाँ दफन की गई है वहाँ से कुछ मिट्टी का सैंपल भी, सॉइल सैंपल जिसको कहते हैं, कम से कम भी 500 ग्राम, उससे ज़्यादा भी आसपास की मिट्टी कब्र की ली जाती है और उसको फॉरेंसिक साइंस से लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि प्रमुख टेस्ट है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इस टेस्ट में किसी भी सैंपल में, केमिकल में या बॉडी में अगर कोई भी मेटालिक पॉइजन है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। और उसकी खास बात है इस प्रक्रिया की कि इसमें न सिर्फ क्वालिटेटिव बल्कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी हो जाता है। यानी पॉइजन कौन सा है ये तो पता चलेगा ही, उसके अलावा कितनी मात्रा में दी गई है ये भी पता चल जाता है। अच्छा, एक चीज और सामने आया कि जब मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया कि 19 तारीख को, मतलब 19 मार्च को उनके खाने में जहर दिया गया, उसके बाद से उनकी तबीयत खराब हो रही थी, तो अगर कोई जहर दिया जाता है तो उसका असर कितने दिनों बाद शुरू होता है? एट ए टाइम शुरू होता है या फिर उसका असर कुछ दिन बाद शुरू हो? दूसरी चीज कि परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि 40 दिन पहले भी इस तरीके की चीजें हुई थी, उनको जहर दिया गया था, लेकिन सवाल इस बात का है कि 40 दिनों के बाद क्या जहर असर करेगा, या 19 तारीख को दिया गया और उसका असर होते होते 25 तारीख, 26 तारीख हो जाए, तो वो पॉइजन्स के कितने तरह के पॉइजन्स होते हैं और किस तरीके का, अगर ये आरोप लग रहा है तो किस तरीके का वो पॉइजन होगा? इसमें सबसे सही इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कुछ पॉइजन आइडियल होमिसाइडल पॉइजन कहलाते हैं। उनकी ये खासियत होती है कि ना उनमें टेस्ट होता है, ना उसमें स्मेल होता है, ना उसमें कोई कलर होता है, और वो इजीली अवेलेबल होते हैं हमारे यहाँ मार्केट में। और सबसे ये बात है कि उसमें डिले डेथ होती है, डिलेड डेथ, मतलब एकाएक मौत नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। और पॉइजन का डोज भी आपको एक बार में ज़्यादा नहीं देना है, धीरे धीरे देते रहिए और वो बॉडी में अक्यूमुलेट होता चला जाता है। और उसके द्वारा जो मौत होती है वो मौत एक नेचुरल डिजीज़ के तौर पे दिखती है। लगता है कि जैसे कोई नेचुरल डिजीज़ हुई और उस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि एग्जांपल थैलियम, अगर आप लंबे समय तक थैलियम देंगे तो वो जो मौत होगी उस मौत में आपको ये नहीं मिलेगा कि पॉइजन का ट्रेस, बल्कि वो कोई नेचुरल डिजीज की तरह उसमें होगी। जैसे कि थैलियम में होता है बाल झड़ने लगते हैं, आंखों के आगे की पुतली के बाल भी गिरने लगते हैं भौं के, और धीरे धीरे उसमें गुलेनबारी सिंड्रोम टाइप का या न्यूरोपैथी डेवलप होगा और डायरिया होगी, न्यूरोपैथी होगी और उस आदमी की मौत हो जाएगी।